अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैर खैरियत से हो? उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा पैथोलॉजी में जो लेक्चर है वो है पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो हम दोनों पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है, फिर पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है। ज़ाहिरी बात है, चूँकि हम पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। सो आते हैं पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की तरफ के पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है, ठीक है। सो फर्स्ट स्लाइड की तरफ आ रहे हैं। सबसे पहले ये ज़रूरी है कि इसका जो यानी आज का जो लेक्चर है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक हम पढ़ेंगे और डिफिनीशन हम पढ़ेंगे। पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का डिफिनीशन हम पढ़ेंगे। सो एक हम पढ़ेंगे डिफिनीशन ऑफ क्लासिफिकेशन के क्लासिफिकेशन या पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे टाइप्स, यानी पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या जो क्लासिफिकेशन है इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। और थर्ड जो कि है काजेस पढ़ेंगे। सो तीन चीज़ें हो गई क्लासिफिकेशन के हवाले से। एक हम इसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे, एक हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, और थर्ड जो कि है हम इसके काजेस पढ़ेंगे। डिफिनीशन, टाइप्स और काजेस, ये तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम जाते हैं। सबसे पहले हम डिफिनीशन की तरफ आते हैं और जो पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इसकी डिफिनीशन की तरफ आते हैं। इससे पहले आप लोगों को मैं बताता हूँ कि क्लासिफिकेशन जो वर्ड है, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन जो वर्ड है ये एक आम वर्ड है, ठीक है। और इसका मतलब है कि कैल्सिफिकेशन द एक्युमुलेशन ऑफ कैल्शियम। इन कैल्शियम जब किसी सेल में टिश्यू में वगैरह मतलब सेल या टिश्यू में जब कैल्शियम की एक्युमुलेशन होती है, जब कैल्शियम जमा हो जाता है, दिस इज कॉल्ड कैल्सिफिकेशन। ये नॉर्मली भी होता है। नॉर्मली फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में हमारे बोन्स जो होते हैं उसमें जो कि है कैल्शियम स्टोर होता है, तो इसको कैल्सिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। नहीं, कैल्शियम स्टोरेज जो होता है बोन्स में, तो ये कैल्सिफिकेशन है। तो ये नॉर्मली भी होता है। इस तरह जब ये कैल्सिफिकेशन एबनॉर्मल हो जाए तो फिर ये टर्म जो कि है चेंज हो जाता है, और फिर इसको हम कहते हैं पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। इसको फिर कहते हैं पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। सो आज डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है, ठीक है। सो पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एज दी एबनॉर्मल डिपोजिशन। सबसे पहला जो वर्ड हमने यहाँ पर यूज किया है वो क्या है? एबनॉर्मल डिपोजिशन, यानी एबनॉर्मल डिपोजिशन। जिस तरह मैंने पहले बात की कि चूंकि हमारे साथ कैल्शियम की नॉर्मल एक्यूमुलेशन भी होता है बोन्स में। सो एबनॉर्मल डिपोजिशन, डिपोजिशन का क्या मतलब है? डिपोजिशन का मतलब है जमा होना, एक्यूमुलेशन इसका मतलब है। सो पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एज द एबनॉर्मल डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, अब कैल्शियम साल्ट। इन जो कैल्शियम साल्ट जो कि है, साल्ट जो कि है ये एबनॉर्मल डिपॉजिट हो जाता है हमारे बॉडी के किसी सेल्स में या टिश्यूज में, ठीक है। तो इसको कहते हैं पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ कैल्शियम साल्ट होगा, क्योंकि बाज़ों का क्या होता है, अगेन आगे ले जाते हैं इसको, टुगेदर विथ स्मॉलर अमाउंट्स ऑफ आयरन, यानी इसके साथ कुछ स्मॉलर अमाउंट में आयरन भी हो सकता है, मैग्नीशियम भी हो सकता है, एंड अदर मिनरल्स भी हो सकते हैं। सो क्या होता है पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में? पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये होता है कि अगर हमारे बॉडी के किसी भी सेल्स में, टिश्यूज में या किसी भी पार्ट में जब जो कैल्शियम साल्ट्स है, यानी कैल्शियम साल्ट्स की एबनॉर्मल एक्युमुलेशन होती है, एबनॉर्मल डिपोजिशन होती है, और इसके साथ साथ अगर आयरन भी थोड़ा सा होता है, मैग्नीशियम भी होता है, ठीक है ना, और अदर मिनरल्स भी होते हैं। तो अगर इसकी एबनॉर्मल डिपोजिशन होती है हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में, तो इसको कहते हैं पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। सो दिस इज द डिफिनीशन ऑफ पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। आई अगेन रिपीट इट। पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैसे कहते हैं? Pathological classification as the abnormal deposition of calcium salts together with smaller amounts of iron, magnesium and other minerals. ये तो इसका डिफिनीशन हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। अब हम टाइप्स और काजेस की तरफ आएंगे कि पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कितने टाइप्स है और इसके काजेस क्या है, ठीक है ना। तो टाइप्स और काजेस हम पढ़ेंगे।
Abnormal deposits of calcium salts occur in two circumstances। यानी जब भी कैल्शियम साल्ट्स की जो एबनॉर्मल डिपॉजिट्स हैं, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन होती है, तो ये आमतौर पर दो सर्कमस्टांसेस में होते हैं, यानी दो हालतों में होता है, ठीक है ना। या इस तरह भी हम कह सकते हैं, वी कैन आल्सो से दैट पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन इज ऑफ टू टाइप्स। यानी पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन जो कि है ये दो टाइप्स के, यानी हमारे बॉडी में एबनॉर्मल डिपोजिशन या एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट्स की कब होती है, ये दो सर्कमस्टांसेस में होता है, यानी दो हालतों में होता है, ठीक है ना। यानी हम इस सेंटेंस को इस तरह भी कह सकते हैं कि पैथोलॉजिकल जो कैल्सिफिकेशन है इसके दो टाइप्स है, टू टाइप्स है, ठीक है। सो जिस तरह हमने पढ़ा, इसको हेडिंग दिया था कि इसके हम टाइप्स पढ़ेंगे और टाइप्स के साथ साथ हम इसके काजेज भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसके टाइप्स कितने हैं? सो इसके जो टाइप्स है ये दो टाइप्स है, पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के दो टाइप्स है, ठीक है। एक इसको कहते हैं डिस्ट्रॉफिक क्लासिफिकेशन, यानी पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो एक टाइप है उसको कहते हैं डिस्ट्रॉफिक क्लासिफिकेशन कहते हैं, और दूसरे को कहते हैं मेटास्टेटिक क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, मतलब ये है कि टाइप्स जो कि है पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जो टाइप्स है ये दो टाइप्स है, एक जो कि है डिस्ट्रॉफिक क्लासिफिकेशन और दूसरा जो कि है ये है मेटास्टेटिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। इन्हीं ये दो टाइप्स है, ठीक है ना। अब हम एक एक टाइप पढ़ेंगे और इसके काजेस पढ़ेंगे, यानी डिस्ट्रॉफिक क्लासिफिकेशन में क्या होता है ये हम पढ़ेंगे, मेटास्टेटिक क्लासिफिकेशन में क्या होता है ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, और इसके काजेस क्या है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम जाते हैं। सबसे पहले हम आते हैं जो फर्स्ट टाइप है पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, और जो है डिस्ट्रॉफिक क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं, ठीक है, कि डिस्ट्रॉफिक क्लासिफिकेशन का क्या मतलब है। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। याद रखिए ये जो वर्ड मैंने यहाँ पर लगाया है और डिस्ट्रॉफिक क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रॉफिक क्लासिफिकेशन जो वर्ड यहाँ पर मैंने लिखा है डिस्ट्रॉफिक, ये डिस्ट्रॉफिक का क्या मतलब है, ये दो लफ्जों से बना है, ठीक है। ये इसे आप याद रखें और जनरल नॉलेज के लिए। डिस्ट्रॉफिक एक लिखा है इसके साथ डिस, और दूसरा जो कि है इसके साथ ट्रॉपिक ऐड हुआ है, ठीक है ना। डिस जो कि है ये आमतौर पर कहते हैं डिफिकल्टीज, यानी डिफिकल्टीज या एबनॉर्मेलिटी को कहते हैं, और ट्रॉपिक जो कि है, ट्रॉपिक का मतलब होता है नरिशमेंट, नरिशमेंट जिसको कहते हैं, ठीक है ना। जैसा ये इसका जो मानी है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इसका डेस का मतलब है एबनॉर्मेलिटी और ट्रॉपिक का मतलब है नरिशमेंट, ये यहाँ पर तो इस तरह फिट नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर आप इसके जब हम आगे डिफिनीशन इसके पढ़ते हैं डिस्ट्रॉफिक क्लासिफिकेशन की, तो थोड़ा सा फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसको डिस्ट्रॉफिक क्यों कहते हैं, ठीक है। सो डिस्ट्रॉफिक क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं। डिस्ट्रॉफिक क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम salts in dead or dying tissues, इट इज कॉल्ड डिस्ट्रॉफिक क्लासिफिकेशन। यानी डिस्ट्रॉफिक क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं? जब डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम साल्ट्स होता है डेड या डाइंग टिश्यूज में, तो इसको डिस्ट्रॉफिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। मतलब एक बात हमारे यहाँ पर एक पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि डिस्ट्रॉफिक क्लासिफिकेशन जो कि है ये डेड टिश्यूज में, जब डेड या डाइंग टिश्यूज में, ये जो टिश्यूज डेड होते हैं, जब डेड टिश्यूज में कैल्शियम की एक एक्युमुलेशन या डिपोजिशन होती है, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रॉफिक क्लासिफिकेशन। मतलब एक पॉइंट क्लियर हो गया कि जब कोई डेड टिश्यूज में कैल्शियम की डिपोजिशन होती है, तो इसको डिस्ट्रॉफिक क्लासिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन में occur डिस्पाइट नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल, यानी क्लासिफिकेशन का जो ये टाइप है ये इंडिपेंडेंट है सीरम कैल्शियम लेवल का, ठीक है। सीरम कैल्शियम लेवल अब क्या है मैं आपको समझाता हूँ कि सीरम कैल्शियम लेवल का क्या मतलब है। जब भी क्लासिफिकेशन की बात आती है, लफ्ज़ क्लासिफिकेशन की जब बात आती है कि हम जब कहते हैं कि कैल्शियम की एबनॉर्मल एक्युमुलेशन, ठीक है ना, तो हमारे जहन में ये और ये कंसेप्ट बनता है कि मतलब कैल्शियम जब सेल्स या टिश्यूज वगैरह में ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा है, ठीक है ना।
यानी ब्लड सीरम में कैल्शियम लेवल ज़्यादा है, इसलिए हमारे सेल्स या टिश्यूज़ में भी कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो गया। लेकिन डिस्ट्रॉफिक ये वो टाइप नहीं है, ठीक है ना, ये कंसेप्ट यहाँ पर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने सबसे पहले यानी डिस्ट्रॉफिक के पहले मैंने आपको डिस्ट्रॉफिक का डिफिनीशन यहाँ पर पढ़ा है। तो डिफिनीशन के फौरन बाद मैंने यहाँ पर जो पहला सेंटेंस आप लोगों को बताया वो ये है कि ये जो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है, दिस टाइप ऑफ कैल्सिफिकेशन में अकर डिस्पाइट, डिस्पाइट कहते हैं सिवाय नॉर्मल सीरम कैल्शियम लेवल। यानी ये इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है ये इंडिपेंडेंट है सीरम कैल्शियम लेवल, यानी ये डिपेंड नहीं करता है सीरम कैल्शियम लेवल पर, डिपेंड नहीं करता है सीरम में कैल्शियम लेवल ज़्यादा है या कम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। यानी ये सीरम जो कैल्शियम लेवल है इस पर डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है ना। एंड इन द एब्सेंस ऑफ कैल्शियम मेटाबॉलिक डीअरेंजमेंट, और ना ये कैल्शियम मेटाबॉलिक डीअरेंजमेंट्स पर डिपेंड करता है। मतलब ये कि ये दो फैक्टर्स यहाँ पर एक्सक्लूड हो गए, ठीक है ना। जब भी हम अब मेटास्टेटिक जो दूसरा टाइप है कैल्सिफिकेशन का, वो सीरम लेवल पर डिपेंड करता है या कैल्शियम का जो मेटाबॉलिक डीअरेंजमेंट है उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन ये जो टाइप है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंड नहीं करता है सीरम के कैल्शियम के सीरम लेवल या कैल्शियम का जो मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटीज है इस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। तो फिर ये है क्या चीज़ कि ये सीरम लेवल पर भी डिपेंड नहीं करता है और ये कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में जो एबनॉर्मलिटीज अकर होता है इस पर भी डिपेंड नहीं करता है। तो फिर डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है क्या चीज़ और ये क्यों होता है, ठीक है ना। ये आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको दो पॉइंट क्लियर होने चाहिए इस स्लाइड में, ठीक है ना। एक पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए कि डिस्ट्रॉफिक क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं, ये डिफिनीशन आपको याद हो कि डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम salts and dead or dying tissues, it is called dystrophic classification। और दूसरा पॉइंट आपको ये क्लियर होना जरूरी है कि ये जो क्लासिफिकेशन का ये टाइप है ये इंडिपेंडेंट है सीरम कैल्शियम लेवल पर और कैल्शियम मेटाबॉलिक डीरेंजमेंट। डीरेंजमेंट किसे कहते हैं? एबनॉर्मलिटीज। डीरेंजमेंट का मतलब है जब नॉर्मल में कोई मतलब नॉर्मल एबनॉर्मल बन जाता है, ठीक है। यानी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में जो एबनॉर्मलिटी आती है, ठीक है। तो इन दोनों फैक्टर्स के ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो अब आपके जहन में ये क्वेश्चन बनता है कि डिस्ट्रॉफिक क्लासिफिकेशन सीरम लेवल पर भी डिपेंड नहीं करता है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म की जो एबनॉर्मलिटी है इस पर भी डिपेंड नहीं करता है, इस वजह से भी नहीं होता है, इन दोनों वजूहात की वजह से नहीं होता है। तो फिर किस वजह से होता है डिस्ट्रॉफिक क्लासिफिकेशन? सो ये जो कि है अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। कॉमन साइट्स ऑफ डिस्ट्रॉफिक क्लासिफिकेशन। डिस्ट्रॉफिक क्लासिफिकेशन कौन सी जगहों पर होती है, यानी इसके साइट्स कौन से हमारे बॉडी में, इसकी साइट्स कहाँ पर है, यानी कहाँ कहाँ पर ये होता है हमारे बॉडी में। सो ये अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक जो कि है नेक्रोटिक टिश्यूज इट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड। वो नेक्रोटिक टिश्यूज कौन से टिश्यूज होते हैं? जो डेड टिश्यूज होते हैं, ठीक है ना। जिस तरह हमने डिफिनीशन में पढ़ा था कि डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन वो कैल्सिफिकेशन है जो डेड टिश्यूज में कैल्शियम की एक्युमुलेशन होती है डेड टिश्यूज में, ठीक है ना। सो नेक्रोसिस जो कि ये भी आगे हम पढ़ेंगे। एक बात याद रखिए स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में आपको ऐसे टर्मिनोलॉजी सामने आएंगे, ठीक है ना, ऐसे टर्म सामने आएंगे जो आप लोगों के लिए थोड़े मुश्किल होंगे, लेकिन जो ही हम पैथोलॉजी में आगे जाएंगे आपको एक एक टर्म जो कि है क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। जिस तरह नेक्रोसिस है, तो नेक्रोसिस या नेक्रोटिक टिश्यूज क्या होता है ये आगे हम इस पर एक पूरा एक लेक्चर लेंगे, ठीक है। सो नेक्रोटिक टिश्यूज दैट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड, वो नेक्रोटिक टिश्यूज जो एब्जॉर्ब नहीं होते, मतलब इन नेक्रोटिक टिश्यूज का मतलब है यहाँ पर ये मतलब है नेक्रोटिक टिश्यूज है, यानी इसका एक साइड जो कि नेक्रोटिक टिश्यूज भी बनता है। अब नेक्रोटिक टिश्यूज में कौन से टिश्यूज, तो इसमें एक है ओल्ड केशियस लेशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। अच्छा, ओल्ड केशियस लेशंस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, मतलब ट्यूबरकुलोसिस में टीबी में जो लीशंस बन जाते हैं। लीशंस किसे कहते हैं? ये जो टर्म है लीशंस, तो इंजरी को कहते हैं। लीशंस आमतौर पर इंजरी को कहते हैं, ठीक है ना। केशियस मतलब जो नेक्रोटिक टिश्यूज जो कि है ये इसका एक टॉप टाइप है, नेक्रोसिस का एक टाइप है। केसोस जो लेशंस है या केसोस नेक्रोसिस जो कि है जिसमें क्या होता है
जिसमें ये जो नेक्रोटिक टिश्यूज है ये एक लेयर बनाते हैं और इट लुक्स लाइक अ चीज़, चीज़ की तरह ये दिखाई लगता है, ठीक है ना। सो ओल्ड टिश्यूज रिलेशंस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस में जो रिलेशंस बन जाते हैं, तो इसमें भी जो कि है कैल्सिफिकेशन, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन इसमें आकर होता है, ठीक है। दूसरा जो कि है ओल्ड इंफाक्ट्स, ओल्ड इंफाक्ट, इंफाक्ट कैसे कहते हैं इंफाक्ट, यहाँ पर ये जो दूसरा साइड है जहाँ पर डिस्ट्रॉफिक क्लासिफिकेशन होता है वो है ओल्ड इंफाक्ट, जो ओल्ड इंफाक्ट हो। इंफाक्ट कैसे कहते हैं, इंफाक्ट कहते हैं कोई भी लोकलाइज्ड एरिया जहाँ पर क्या होता है कि टिश्यूज की वजह से ब्लड सप्लाई जो कि है ये ब्लॉक हो जाता है, किसी भी आर्गन, ठीक है, टिश्यूज को जब ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है ब्लॉकेज की वजह से, तो इसको कहते हैं इंफाक्ट, ठीक है ना। जिस तरह हार्ट को जो कि ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं इंफाक्ट। तो इंफाक्ट कैसे कहते हैं, याद रखिए स्टूडेंट्स, इंफाक्ट का क्या मतलब है, अ लोकलाइज्ड एरिया, अ स्मॉल लोकलाइज्ड एरिया ऑफ डेड टिश्यूज which results the failure of blood supply to dead organ, तो इसको कहते हैं इंफाक्ट। इंफाक्ट कैसे कहते हैं, जहाँ पर ब्लड आर्टरीज या ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज आ जाता है डेड टिश्यूज की वजह से, इस वजह से फिर उस आर्गन को ब्लड सप्लाई ब्लॉक हो जाती है, तो इसको कहते हैं इंफाक्शन या इंफाक्ट इसको कहते हैं। तो जो जहाँ जो इंफाक्ट एरिया होता है, तो उस एरिया में भी जो कि है ये डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन अकर होती है, ठीक है। थर्ड, ओल्ड कलेक्शन ऑफ पस, यानी पस सेल्स, तो ये आपको पता है, इसमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो पस सेल्स होते हैं जहाँ पर पस सेल्स कलेक्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पर भी जो कि है कैल्सिफिकेशन होता है। डेड पैरासाइट्स एग्जाम्पल ट्रेकेनेला स्पाइरेलिसम, हाइडेटेड सिस्ट एंड शिस्टोसोम ओवा। इसी तरह कुछ हमारी बॉडी में जो डेड पैरासाइट्स होते हैं, जो पैरासाइट डेड हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, कोई भी रीज़न हो सकता है, इंटरनल रीज़न भी हो सकता है, ठीक है, जो उसको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलता है, या कोई हम इस तरह के मेडिसिन यूज़ करते हैं जो जिसकी वजह से उस पैरासाइट्स की डेथ अकर होती है। तो इस किस्म के जो डेड पैरासाइट्स हमारे बॉडी में फिर होते हैं, तो इसमें भी ये डिस्ट्रॉफिक क्लासिफिकेशन अकर होती है। डेड पैरासाइट्स एग्जांपल ट्रेकेनेला स्पाइरेलिस, जो एक वर्म्स का नाम है, ठीक है ना, और मोस्टली इंटेस्टाइनल वगैरह इन्फेक्शन काज करता है, ट्रेकेनेला स्पाइरेलिस। हाइड्रेटेड सिस्ट, हाइड्रेटेड सिस्ट जो कि है ये क्या है, हाइड्रेटेड सिस्ट जो कि है, दिस इज दी, एक मिनट, मैं यहाँ पर थोड़ा, अच्छा, हाइड्रेटेड सिस्ट ये क्या होता है, हाइड्रेटेड सिस्ट का क्या मतलब होता है। हाइड्रेटेड सिस्ट जो कि है, इट इज द लार्वल फॉर्म ऑफ द टेपवर्म। टेपवर्म आपका आपने सुना होगा, एक वर्म है, ठीक है ना, जो हमारे इंटेस्टाइनल में होता है। हाइड्रेटेड सिस्ट जो कि है ये उसका लार्वल फॉर्म है, ठीक है ना। ये हमारे मुख्तलिफ जो बॉडी साइड्स है उसमें लोकेटेड होता है, ठीक है ना। और वहाँ पर टेप वर्म जो कि है ये एक सेक बनाता है, एक फ्लूइड फील्ड सेक बनाता है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं हाइड्रेटेड सिस्ट। आप लोगों के लिए आसान अल्फाज में, क्या हाइड्रेटेड सिस्ट का क्या मतलब है, ये जो टेप वर्म है, टेप वर्म का एक लार्वल स्टेज होता है, लार्वल फॉर्म होता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख भी नहीं लिख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। So it is the larval form of the uh, tapeworm. Tapeworm का larval form है hydrated system, या शिस्टोसोम ओवा, या जो शिस्टोसोम ओवा है, शिस्टोसोम ओवा जो कि ये भी एक वर्म है, ठीक है ना। तो इसमें भी जो कि है फिर ये डिस्ट्रॉफिक क्लासिफिकेशन अकर होती है, यानी जो डेड पैरासाइट्स है जो हमारे बॉडी के अंदर, फॉर एग्जांपल यहाँ पर या हमने एग्जांपल के तौर पर हमने तीन वर्म्स जो कि इसका हमने तीन एग्जांपल लिया, तीन वर्म्स का, एक ट्रेकेनेला स्पाइरेलिस, दूसरा हाइड्रेटेड सिस्ट,
जो टेप वर्म का लार्वल फॉर्म होता है, और एक शिस्टोसोम ओवा, ये भी एक वर्म है, ठीक है ना। तो जब भी हम कोई मेडिसिन यूज़ करते हैं, जो एंथलमेंटिक ड्रग यूज़ करते हैं, या किसी और वजह से जब इसकी डेथ अकर होती है, तो इसमें ये डिस्ट्रॉफिक क्लैसिफिकेशन अकर होता है, ठीक है ना। अब ओल्ड थ्रम्बाई, थ्रम्बी, ओल्ड थ्रम्बी में जो कि थ्रम्बी कैसे कहते हैं, थ्रम्बी जो कि हैं थ्रम्बी जो के है कैसे कहते हैं। सो थ्रम्बस या थ्रम्बी जो के है, इट इज दी ब्लड क्लॉटिंग फॉर्म। ये जब ब्लड क्लॉट होता है, ब्लड का जो क्लॉटिंग फॉर्म होता है, इसको कहते हैं थ्रम्बस या थ्रम्बी, इसको कहते हैं, ठीक है ना। इसमें जो कि है क्या होता है कि जब ब्लड क्लॉट होता है, तो ये भी ब्लॉकेज काज करता है, यानी ब्लड फ्लो जो कि है, फिर ये आर्गन या टिश्यूज वगैरह को ब्लड फ्लो नहीं होगा, यानी ब्लड फ्लो को ब्लॉक करता है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं थ्रम्बस या थ्रम्बी, इसको कहते हैं। तो जहाँ पर ये थ्रम्बी या थ्रम्बस बन जाता है, यानी ब्लड क्लॉट जहाँ पर बन जाता है, सो यहाँ पर भी ये जो डिस्ट्रॉफिक क्लैसिफिकेशन है, यहाँ पर ये अकर होगा, यानी वहाँ पर कैल्शियम की डिपोजिशन होगी, कैल्शियम की एक्युमुलेशन होगी, ठीक है। अच्छा, फेट नेक्रोसिस, फेट नेक्रोसिस जो कि ये नेक्रोसिस का एक टाइप होता है, जो एडिपोज टिश्यूज में अगर नेक्रोसिस होता है तो उसको फेट नेक्रोसिस कहते हैं, ठीक है ना। ये भी आगे, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे, थ्रम्बी भी हम पढ़ेंगे, नेक्रोसिस भी हम पढ़ेंगे, फेट नेक्रोसिस क्या होता है, ठीक है ना, इंफॉक्शन क्या होता है, या इंफार्ट का क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें आगे हम पढ़ेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा मुख्तसर जो कि है वन सेंटेंस में थोड़ा सा आपको इसकी मीनिंग्स बताऊं, ठीक है, ताकि आपका यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। सो फेट नेक्रोसिस किसे कहते हैं, ये नेक्रोसिस का एक टाइप है जो एडिपोज टिश्यूज में अकर होता है। अच्छा, हीमाटोमा जहाँ पर अकर होता है, तो वहाँ पर भी डिस्ट्रॉफिक क्लैसिफिकेशन अकर होती है। हीमाटोमा कैसे कहते हैं, कलेक्शन ऑफ ब्लड, ठीक है ना, ब्लड की कलेक्शन को हेमाटोमा कहते हैं, जहाँ पर ब्लड क्लॉट या ब्लड जमा हो जाता है इंजरी साइड पर मोस्टली, स्पेशली व्हेन द हीमाटोमा इज इन क्लोज एसोसिएशन विद बोन। और मोस्टली जब ये हीमाटोमा यानी बोन के नज़दीक या बोन के करीब बन जाता है, तो वहाँ पर डिस्ट्रॉफिक क्लैसिफिकेशन अकर होता है। सो मेन पॉइंट जो इस स्लाइड में हमने डिस्कस किया, वो किया था कि डिस्ट्रॉफिक क्लैसिफिकेशन जो क्लैसिफिकेशन का एक टाइप है, ये कहाँ पर हो सकता है, यानी साइट्स को हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें पहला साइट था कि नेक्रोटिक जो टिश्यूज होते हैं इसमें हो सकता है, क्योंकि हमने डिफिनीशन में मेनली ये बात की थी कि डिस्ट्रॉफिक क्लैसिफिकेशन वो टाइप है क्लैसिफिकेशन का जो डेड टिश्यूज में हुआ क्या होता है, जो डेड टिश्यूज में होता है, ठीक है ना। सो नेक्रोटिक टिश्यूज जो के हैं इसमें भी हो सकता है। तो कौन सा नेक्रोटिक टिश्यूज दिए, हमने कुछ एग्जांपल्स हमने लिए। पहला एग्जांपल हमने लिया कि ओल्ड केसियस लीशंस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, ओल्ड इम्पैक्ट हो गया, ओल्ड कलेक्शन ऑफ पस हो गया, डेड पैरासाइट्स में ये तीन एग्जांपल हमने लिए। थ्रम्बी में हो सकता है, या थ्रम्बस में, फेट नेक्रोटिक जो टिश्यूज होते हैं उसमें भी हो सकता है, और जो हीमाटोमा होता है उसमें भी क्लैसिफिकेशन अकर होता है। तो अगर इस तरह की सेल्स या टिश्यूज में कैल्सिफिकेशन होती है, कैल्शियम की कैल्सिफिकेशन होती है, कैल्शियम की डिपोजिशन होती है, तो इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, इसको कहते हैं, क्योंकि ये सारे डेड टिश्यूज है, ठीक है ना। अच्छा, ये टर्मिनोलॉजी थोड़ा सा डिफरेंट है, मैंने फिर भी कोशिश किया कि थोड़ा थोड़ा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन ये थोड़ा मतलब अलग अलग, ये अलग एक टॉपिक होगा जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, पैथोलॉजी में इंशाल्लाह। सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। दूसरा साइड कौन सा है डिस्ट्रॉफिक क्लैसिफिकेशन के लिए, दूसरा साइड जो कि है ये है डीजेनरेटेड टिश्यूज में भी होता है। जो हमारे बॉडी में डिजेनरेटेड टिश्यूज होते हैं उसमें भी डिस्ट्रॉफिक क्लैसिफिकेशन होता है। डिस्ट्रॉफिक क्लैसिफिकेशन का दूसरा साइड कौन सा है, डीजेनरेटिव टिश्यूज। फॉर एग्जांपल, अब इसमें कौन सा आता है, फॉर एग्जांपल इसमें स्कार्स आता है। स्कार्स जो कि है मोस्टली जहाँ इंजरी होती है या जहाँ पर एबनॉर्मलिटी या इंजरी अकर होती है, तो वहाँ पर उसका एक जो कि है जिसको हम कहते हैं निशान या दाग धब्बे जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना, स्कार्स जो के हैं, तो इसको कहते हैं स्कार्स। तो स्कार्स में भी ये डिस्ट्रॉफिक क्लैसिफिकेशन होता है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा क्या है,
एथरोमा ऑफ ब्लड वेसल्स इन एडवांस एथरोस्क्लेरोसिस। एथरोस्क्लेरोसिस कैसे कहते हैं, एथरोस्क्लेरोसिस या एथरोमा कैसे कहते हैं, एथरोमा या एथरोस्क्लेरोसिस कहते हैं जब कैल्शियम की वजह से, कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से जो हमारे ब्लड वेसल्स है, आर्टरीज है या जो भी है, मतलब जो ब्लड वेसल्स है ये हार्ड या थिक हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एथरोमा, इसको कहते हैं एथरोमा, इसको कहते हैं। सो जो ब्लड वेसल्स की एथरोमा होती है एथरोस्क्लेरोसिस में, इस कंडीशन को एथरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, ठीक है ना। और जहाँ पर ये ब्लड वेसल्स थिक हो जाता है, ठीक है ना, तो उस पॉइंट को, उस एरिया को एथरोमा कहते हैं, ठीक है। सो ये जो एथरोमा जहाँ पर होती है तो वहाँ पर भी ये क्लिसिफिकेशन आकर होती है, ठीक है ना। अच्छा, थर्ड जो कि फॉर एग्जांपल क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी लेशंस, एग्जांपल क्रोनिक एप्सिस, ठीक है ना। जो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी लेशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल क्रोनिक एप्सिस, एप्सिस आप जानते हैं द एक्यूमुलेशन ऑफ पस सेल्स, यानी जहाँ पर जो कि हैं पस सेल जो कि एक्यूमुलेट हो जाता है, पस सेल, पस सेल आप लोग जानते हो कि पस सेल कैसे कहते हैं, ठीक है। सो द एक्यूमुलेशन ऑफ पस इज कॉल्ड एब्सेस, यानी किसी भी एक खास रीजन, किसी भी एक खास साइट पर जब पस सेल जमा हो जाती है तो इसको एब्सेस कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन आकर होता है, यानी वहाँ पर कैल्शियम की डिपोजिशन या एक्यूमुलेशन होती है। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस कैसे कहते हैं, आप लोगों ने पेरिकार्डियम सुना होगा, जो हार्ट का एक लेयर है पेरिकार्डियम जिसको कहते हैं पेरिकार्डियम। तो इसमें क्या होता है कि जो पेरिकार्डियम लेयर होता है हार्ट का वो थिक हो जाता है। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में क्या होता है, द थिकनिंग ऑफ पेरिकार्डियम लेयर ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, इसको कहते हैं, ठीक है ना। फिर इसकी वजह से क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में फिर हार्ट जो कि है ये अपना फंक्शन सही तरीके से नहीं कर सकता है, ठीक है। सो कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में बस इतना याद रखने चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस क्या होता है कि इसमें हार्ट का जो पेरिकार्डियम लेयर होता है ये थिक हो जाता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से हार्ट का फंक्शन एबनॉर्मल हो जाता है, वो नॉर्मल फंक्शन फिर नहीं करेगा। इस कंडीशन को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, ठीक है ना। तो इस तरह की कंडीशन में भी जो कि है क्या होता है, डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन वाकया होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डैमेज हार्ट वॉल्स, जब हार्ट वॉल की डैमेजिंग होती है तो इस कंडीशन में भी डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन अकर होगा। सो डीजेनरेटिंग टिश्यूज में फॉर एग्जांपल स्कार्स आ गया, फॉर एग्जांपल एथरोमा आ गया, फॉर एग्जांपल कुछ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी लेशंस आ गया। फॉर एग्जांपल हमने दो कंडीशन डिस्कस किए, एक पेरिकार्डाइटिस, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, और दूसरा जब हार्ट वॉल डैमेज हो जाता है। तो ये सारे डीजेनरेटिंग या डीजेनरेशन इसको कहते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि डीजेनरेशन का क्या मतलब होता है, कि जब नॉर्मल से कोई टिश्यूज एबनॉर्मल कंडीशन की तरफ जाती है तो इसको कहते हैं डीजेनरेशन, अब ये डीजेनरेट हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा, टिश्यूज एंड ओल्ड एज एग्जांपल, calcification of pineal gland after middle age and coastal cartilage in elderly। अच्छा, बाज़ औक़ात टिश्यूज जो कि ओल्ड एज में इस तरह हो जाते हैं कि उसमें फिर कैल्सिफिकेशन या डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन अकर होती है। तो ऐसे कौन से टिश्यूज है जो ओल्ड एज में फिर इसमें कैल्सिफिकेशन अकर होता है, फॉर एग्जांपल पिनियल ग्लैंड में, ठीक है। ये ग्लैंड आपने नाम सुना होगा पिनियल ग्लैंड, ये ब्रेन में होता है और मोस्टली जो कि ये एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। और इसका जो है ये जो इसकी जो सिक्रीशन होती है तो ये मेलेटोनिन एक हार्मोन का नाम है, ये वो हार्मोन सिक्रीट करता है पिनियल ग्लैंड, ठीक है। थोड़ा सा आपको इसके बारे में बस शॉर्टकट इतना याद रखना चाहिए कि पिनियल ग्लैंड जो कि है ये ब्रेन में होता है, और ये जो कि है एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, और ये एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको कहते हैं मेलाटोनिन, जिसको कहते हैं मेलाटोनिन, ठीक है। आगे इसके क्या फंक्शन है इसको हम डिस्कस नहीं करते यहाँ पर, ठीक है। लेकिन जो पिनियल ग्लैंड है इसकी कैल्सिफिकेशन होती है ओल्ड एज में, ठीक है ना, आफ्टर मिडल एज। और दूसरा जो कोस्टल कार्टिलेज होते हैं हमारे बॉडी में, जो कोस्टल कार्टिलेज होते हैं इसमें भी वक्त के साथ साथ या ओल्ड एज में इसमें भी कैल्सिफिकेशन अकर होती है। कोस्टल कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज क्या है, ये हमारे रिब्स में होते हैं, रिब्स के साथ अटैच होते हैं, और ये रिब्स की मूवमेंट खास करते हैं ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, ठीक है ना।
टर्म्स थोड़े से मुश्किल टर्म्स हैं, मैंने फिर भी कोशिश किया कि आपको थोड़ा सा, मैंने हर एक टर्म को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया ताकि थोड़ा सा आप लोगों का आइडिया क्लियर हो जाए, ठीक है ना। बाद में आप देख भी सकते हो, बुक वगैरह में देख सकते हो डिटेल में, ठीक है ना। अब कोस्टल कार्टिलेज है, ये आप लोगों ने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, फिजियोलॉजी में भी पढ़ा होगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको इसका बस डिफिनीशन वगैरह करूँगा ताकि थोड़ा सा आप लोगों का जहन क्लियर हो, ठीक है ना। अब कोस्टल कार्टिलेज क्या है, हमारे रिब्स में होते हैं और रिब्स की मूवमेंट का करते हैं ड्यूरिंग रिस्पायरेशन। अब क्या होता है कि ये जो कोस्टल कार्टिलेज है, तो ओल्ड एज में या आफ्टर मिडिल एज या वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें क्लिसिफिकेशन अपर होती है, ठीक है ना। तो ये ये जो क्लिसिफिकेशन अकर होती है, ये कौन सा टाइप है क्लिसिफिकेशन का, ये डिस्ट्रॉफिक क्लिसिफिकेशन है, ठीक है ना। अच्छा, ठीक, लास्ट वन जो कंडीशन है मूंग की बार्क स्क्लीरोसिस। अच्छा, ये जो स्क्लीरोसिस है, ये किसे कहते हैं, क्लिसिफिकेशन ऑफ ट्यूनिका मीडिया ऑफ आर्टरी कन्वर्टिंग इट इनटू रिजिड ट्यूब। अच्छा, मुंकी बर्ग स्क्लीरोसिस किसे कहते हैं कि जो हमारे आर्टरीज होते हैं, आर्टरी, तो आप लोगों ने एनाटॉमी या फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि आर्टरी के 3 वॉल्स होते हैं, हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं इसके 3 लेयर्स होते हैं। तो इसका जो मीडियम लेयर होता है इसको कहते हैं ट्यूनिका मीडिया, इसको कहते हैं, ये जो मिडल लेयर होता है। तो अमूमन क्या होता है कि ये जो मिडल लेयर होता है, आर्टरी का जो मिडल लेयर होता है जिसको ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, इसमें कैल्सिफिकेशन अकर होती है, इन कैल्शियम जमा हो जाता है और फिर ये रिजिड हो जाता है, यानी सख्त बन जाता है, रिजिड यानी सख्त हो जाता है, ठीक है ना। सो इसको कहते हैं मुंकी बर्ग स्क्लीरोसिस, इसको कहते हैं मुंकी बर्ग स्क्लीरोसिस। द कैल्सिफिकेशन ऑफ ट्यूनिका मीडिया ऑफ artery converting it into a rigid tube, यानी वो फिर फ्लेक्सिबल से रिजिड बन जाता है, तो इसको कहते हैं मुंकी बर्ग स्क्लीरोसिस, इसको कहते हैं। और ये भी डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन का एक टाइप है, यानी यहाँ पर जो कैल्सिफिकेशन होता है ये डिस्ट्रॉफिक होता है, ठीक है। सो ये दूसरी साइड हो गया, और डीजेनरेटिंग टिश्यूज में भी स्क्लीरोसिस, सॉरी, डीजेनरेटिंग टिश्यूज में भी डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन अकर होता है, ठीक है। एक ओल्ड सिस, अब डीजेनरेटिव में यही जो दूसरा साइड जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो इसका जो कि आगे हम ले जाते हैं, तो ये ओल्ड सिस्ट है। तो ओल्ड सिस्ट में भी जो कि हैं, जो ओल्ड सिस्ट होता है इसमें भी होता है डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन। डीजेनरेटिव ट्यूमर्स जितने भी हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्रिन फेब्राइड है, पेपिलरी एडिनोकार्सिनोमा ऑफ थायराइड, यानी ये थायराइड कैंसर को कहते हैं, थायराइड की जो कैंसर है इसको कहते हैं पेपिलरी एडिनोकार्सिनोमा ऑफ थायराइड। एंड सिस्टाडिनोमा ऑफ ओवरी, यानी जो ओवरीज का जो बेनाइन ट्यूमर होता है ओवरीज का, तो इसको कहते हैं सिस्टाडिनोमा ऑफ ओवरी, इसको कहते हैं। सो इन कंडीशन में भी, यानी जो डीजेनरेटिव ट्यूमर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट का हमने एग्जांपल लिया, ब्रेस्ट कैंसर का, यूट्रीन फेब्राइड यूट्रस का जो कैंसर होता है, पेपिलरी एडिनोकार्सिनोमा ऑफ थायराइड, यानी जिसको हम शॉर्टकट या कॉमनली इसको हम कहते हैं थायराइड कैंसर, जिसको कहते हैं सिस्टाडिनोमा ऑफ ओरी, यानी ओरिस का जो ट्यूमर होता है इसको सिस्टाडिनोमा ऑफ ओरी कहते हैं। तो इन तमाम कंडीशन जो कि है इसमें भी डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन अकर होता है। एंड कॉन्ड्रोकिल्सिनोसिस, कॉन्ड्रोकिल्सिनोसिस कैसे कहते हैं, कॉन्ड्रोकिल्सिनोसिस कैसे कहते हैं, द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम pyrophosphate crystals in cartilage, calcium pyrophosphate crystals in cartilage, example calcification of menisci of the knee joint results in chronic arthritis। कॉन्ड्रोकिल्सिनोसिस किसे कहते हैं, जब कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल जो होते हैं हमारे कार्टिलेज में जो कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल्स होते हैं इसकी डिपोजिशन हो जाती है कॉन्ड्रोकिल्सिनोसिस में, ठीक है ना। कार्टिलेज में कैल्शियम की डिपोजिशन होती है, फॉर एग्जांपल कैल्सिफिकेशन ऑफ मेनिस्की ऑफ द नी जॉइंट, ये जो नी जॉइंट है इसकी जो मेनिस्की है इसमें कैल्शियम, मेनिस्की कैसे कहते हैं, जो ऑफ नी जॉइंट जो होता है इसमें एक सी शेप का कार्टिलेज होता है, ठीक है ना, सी शेप का कार्टिलेज होता है, और इसको कहते हैं मेनिस्की ऑफ द नी, इसको कहते हैं, ठीक है ना। और ये थोड़ा सा शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर काम करता है, ठीक है ना। तो इसकी क्लासिफिकेशन होती है, तो इस वजह से क्रोनिक आर्थराइटिस फिर होता है, ठीक है ना।
सो नेक्स्ट आगे जाते हैं हम पैथोजेनेसिस ऑफ डिस्ट्रॉफिक क्लासिफिकेशन। ये जो पहला टाइप हम पढ़ रहे हैं जिसको डिस्ट्रॉफिक क्लासिफिकेशन कहते हैं, इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, मतलब पैथोजेनेसिस आपने पैथोलॉजी में मैंने आपको पढ़ाया था कि इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ठीक है ना। सो डिस्ट्रॉफिक क्लासिफिकेशन इज नॉट डिपेंडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया था कि ये डिपेंड नहीं करता है ऑन इंक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल, यानी सीरम जो कैल्शियम का सीरम लेवल होता है उस पर डिपेंड नहीं करता है, बट इट रिजल्ट्स फ्रॉम अ चेंज इन द लोकल कंडीशन ऑफ द टिश्यू। याद रखिए कि जो डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन है, डिस्ट्रॉफिक, ये सीरम कैल्शियम लेवल पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि ये क्या है, ये लोकल चेंज है। जो लोकल टिश्यूज में जो चेंज आता है, यानी लोकली वहाँ पर टिश्यूज में चेंज होता है, ठीक है ना। कैल्शियम लेवल वहाँ पर ज़्यादा हो जाता है टिश्यूज में, ठीक है ना। अब जरूरी नहीं है कि हमारे ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा होगा या कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म में कोई एबनॉर्मेलिटी होगी, ठीक है ना। मोस्टली ये डेड टिश्यूज में होता है। सारे एग्जांपल्स मैंने आपको पढ़ाए, मोस्टली जो साइड्स होते हैं नेक्रोटिक टिश्यूज होते हैं, ठीक है ना, डीजेनरेटिव टिश्यूज होते हैं, तो उसके साइड्स भी मैंने आपको जिक्र किया। ये इसका पैथोजेनेसिस हो गया। तो ये पहला टाइप था पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, और जो था जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रॉफिक क्लासिफिकेशन जिसको कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो टाइप है जिसको मेटास्टैटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं, वो इंशाल्लाह हम फिर कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। कोई भी फिर अगर मसला हो तो आप लोग जो कि है जो ग्रुप है फेसबुक ग्रुप है, या मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं इंशाल्लाह आपको इसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।